इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रेपो रेट क्या होती है, ये कैसे काम करती है विद एग्जांपल, एंड देन रेपो रेट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आता है, या फिर आरबीआई कैसे इकोनॉमी को रेगुलेट करता है रेपो रेट की हेल्प से। तो सबसे पहले रेपो रेट होती क्या है। देखिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो रेपो रेट क्या है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जब भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब कि 1 to 14 डेज के लिए लोन लेते हैं, तो आरबीआई उनसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है दैट इज रेपो रेट। अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, रेपो रेट का जो मतलब होता है दैट इज रीपर्चेज ऑप्शन रेट। जब भी कोई कमर्शियल बैंक, HDFC, ICICI, कोटक, ठीक है, इनको थोड़े से टाइम पीरियड के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है जनरली? देखिए, बैंक्स जो है वो जो भी हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं उस पैसे के थ्रू क्या करते हैं, लोन्स ग्रांट करते हैं। मतलब कि वो मैक्सिमम जो अपने पास उनके पास जो पैसा आता है उसको लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं और थोड़ा सा ही हिस्सा अपने पास रखते हैं। ओके, तो कई बार क्या होता है, बैंक में बहुत सारे लोग विजिट करने लग जाते हैं, बहुत सारे कस्टमर विड्रॉ करने के लिए, पैसा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अब बैंक उनको डिनाई नहीं कर सकता है, तो बैंक के पास कम पैसा है, बैंक उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक्स जो हैं वो अपनी इन शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आरबीआई की हेल्प लेते हैं, आरबीआई के से लोन लेते हैं 1 to 14 डेज के लिए। एंड जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई इस सिचुएशन में चार्ज करती है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। अब ये रेपो रेट कैसे काम करती है, इसको रीपर्चेज ऑप्शन रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे रीपर्चेज ऑप्शन होता है, रीपर्चेज ऑप्शन होता है। कैसे? देखिए, जब HDFC को रिक्वायरमेंट है, एग्जाम्पल से समझते हैं, HDFC को रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपीज़ की, HDFC को 1 लाख रुपीज़ चाहिए। ओके, 1 डे के लिए चाहिए, एक दिन के लिए HDFC को 1 लाख रुपीज़ चाहिए हैं, तो HDFC आरबीआई से लोन लेगा एक दिन के लिए। वो लोन लेने के लिए HDFC को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। हर बैंक इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए होता है, तो HDFC की भी इन्वेस्टमेंट होंगी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, ध्यान रखना हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही होंगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही होती हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करेगा HDFC आरबीआई को कि सर आप हमारी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रख लो गिरवी और हमें लोन दे दो 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब 1 लाख रुपए का लोन HDFC को मिल जाएगा। यहाँ पे HDFC आरबीआई के साथ एक एग्रीमेंट करेगा। इस एग्रीमेंट में HDFC आरबीआई को ये प्रॉमिस करेगा कि मैं इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एक इस पर्टिकुलर डेट पे, इस पर्टिकुलर प्राइस पे आपसे वापस खरीद लूँगा। ठीक है, और वो जो ये पर्टिकुलर डेट है, जो ये पर्टिकुलर प्राइस है, ये दोनों जो ये डेट है ये तो HDFC पे कितने दिन के लोन ले रहा है इस बात पे डिपेंड करेगी। एंड जो ये प्राइस है वो किस पे डिपेंड करेगा, आरबीआई की रेपो रेट पे, जो कि आरबीआई खुद डिसाइड करता है। अभी करंटली जो रेपो रेट है वो है 6.50%। तो HDFC जो है वो एक दिन के लिए लोन ले रहा है, तो 27 को उसने लोन लिया, तो 28 को वो 1 लाख रुपए पे 6.5% एनुअली के अकॉर्डिंग अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 6.5% एनुअली, मतलब कि 365 दिन का, तो अगर हम एक दिन के ले लें तो हमें एक दिन का चार्ज करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 1,17 पॉइंट समथिंग, बट मैंने सीधा ही 1,18 राउंड फिगर कर दिया, तो 1,18 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे HDFC को 28 तारीख को आरबीआई को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वापस खरीदने के लिए। तो बिकॉज यहाँ पे बैंक के पास अपनी सिक्योरिटीज़ को रीपरचेज करने का ऑप्शन है, तो इसलिए इसे हम रीपरचेज ऑप्शन रेट कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि रीपरचेज ऑप्शन रेट है क्या। देखिए, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। कमर्शियल बैंक को थोड़े से टाइम पीरियड के लिए लोन चाहिए, 1 to 14 डेज के लिए लोन चाहिए, क्योंकि वो उसके पास कैश की कमी हो गई है, उसको अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करना है। तो वो आरबीआई से लोन लेगा अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिरवी रख के, इस प्रॉमिस के साथ कि मैं इस लेटर डेट पे, इस पर्टिकुलर प्राइस पे आपसे ये सिक्योरिटीज़ को वापस से खरीद लूँगा। दैट इज़ रेपो रेट। अब जो आरबीआई है वो खुद रेपो रेट को डिसाइड करता है, एंड रेपो रेट को वैसे आरबीआई कभी भी चेंज कर सकता है, कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। बट जनरली एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, एक कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी
कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्योंकि रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही इसको मतलब कि चेंज वेंज करती है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 तो आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं। ये लोग हर 2 महीने में इन सारी रेट वेट्स को देखते हैं और इनमें चेंजेस वेंजेस करते हैं। अभी जैसे 7 फरवरी 2025 को होगी इनकी मीटिंग और ये देखेंगे कि रेपो रेट का, रिवर्स रेपो रेट का, इन सब का क्या करना है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। नाउ समझते हैं कि रेपो रेट के थ्रू आरबीआई इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करता है, क्या इम्पैक्ट आता है रेपो रेट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से। देखिए, जब भी आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करता है तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए उधार लेना महंगा हो जाता है। किसी को भी महंगी चीज़ लेनी पसंद नहीं है, तो कमर्शियल बैंक्स को भी पसंद नहीं है भाई, तो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से कम लोन लेते हैं। और अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से कम लोन ले रहे हैं और लोन प्लस में महंगा भी है, तो ये महंगाई हमें भी मिलेगी। अब एक बात बताओ, आप किसी से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो 5 रुपए में, आप दूसरे वाले किसी बंदे को वो प्रोडक्ट सेम 5 रुपए में थोड़ी ना बेचोगे, आप अपना भी तो कुछ काटोगे, तो आप एटलीस्ट 7 रुपीज़ तो लोगे ही लोगे, 7-8 रुपीज़। ठीक है, तो अगर ये कमर्शियल बैंक आरबीआई से महंगा लोन ले रहा है तो हमें भी महंगा ही लोन देगा, हमें भी ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, तो हमारे लिए भी लोन महंगा हो गया। हमें भी महंगाई पसंद नहीं है, हम भी लोग भी कम लोन लेना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि लोग कम लोन लेंगे, लोग भी कम लोन लेंगे, प्लस में जो बिजनेसेज हैं, जो कंपनीज हैं, वो भी कम लोन लेंगे क्योंकि लोन महंगा हो गया है। अगर लोग कम लोन लेंगे मतलब कि लोगों के पास कम पैसे, बिजनेस कम लोन लेंगे तो बिजनेस के पास भी कम पैसा है। कम पैसा मतलब कि कम खर्चा। अगर आपके पास 100 रुपये तो आप 100 रुपये खर्च सकते हो, अगर आपके पास 200 रुपये तो आप 200 रुपये खर्च सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास 200 नहीं, हमारे पास 100 रुपये रहेंगे क्योंकि हम कम लोन ले पा रहे हैं, हम लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। अगर हमारे पास कम पैसा है तो हम उस कम पैसे को ही खर्चेंगे, तो हम लोग कम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड करेंगे। ऑल्सो बिजनेस के पास भी कम पैसा है तो बिजनेस जो है अपने एक्सपेंशन वगैरह, जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करा था उसको अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस के पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जो भी चीज़ों की डिमांड है इकोनॉमी में, गुड्स की, सर्विसेज की, वो कम हो जाए क्योंकि बिजनेस के पास भी पैसा नहीं है रिसोर्सेज में खर्च को यूज़ करने के लिए, और हमारे पास भी पैसा नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए। तो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड अगर कम हो जाती है किसी चीज़ की तो उस चीज़ का प्राइस भी धड़ाम से नीचे आता है, प्राइस भी कम हो जाता है, मतलब कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाता है, इन्फ्लेशन डाउन आ जाता है। ओके, एक तो ये चीज़ हो गई। अब आती है दूसरी बात पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हो जाती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए खुश हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। इसको फिर से हमें एक बार समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन चार्ज कर रहा है तो वो हमसे भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन चार्ज करेगा। और जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारे मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में वैसे भी लोग जो है क्या करते हैं, इस उधार लेते हैं आरबीआई से और उस उधार को आगे कंपनीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ये तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि एटलीस्ट जो मैंने उधार के लिए जो ब्याज दे रहा हूँ उस ब्याज से तो ज़्यादा ही पैसा मिले। दूसरी बात अगर हम देखें तो जब आरबीआई लोन के ऊपर ज़्यादा पैसा, जो कमर्शियल बैंक लोन के ऊपर ज़्यादा पैसा चार्ज करें तो ऑब्वियस सी बात है जो उनकी फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह है उनके ऊपर भी उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब कि बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा रिटर्न हमें ऑफ़र करेंगे हमारी सेविंग्स वगैरह पे। तो अगर वो हमें ज़्यादा रिटर्न ऑफ़र करेंगे बैंक्स, तो हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कंपनीज़ के डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे? नहीं करेंगे। और करेंगे तो कब करेंगे? जब हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कंपनीज़ के डिबेंचर वगैरह पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। अब कंपनीज़ को भी पैसे चाहिए भाई, गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए, तो उनके पास क्या रास्ता बचेगा? उन्हें अपनी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उन्हें अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब कि इन सिक्योरिटीज़ का जो रिटर्न है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो भाई सबको पैसे कमाने हैं, तो फॉरेनर्स आएंगे, फॉरेनर्स इन्वेस्ट करेंगे हमारी कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ में, हमारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे अगर रेपो रेट इंक्रीज़ होती है। तो अगर फॉरेनर ज़्यादा
हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी करेंसी भी चाहिए होगी, है ना। हमारी सिक्योरिटीज़ तो रुपये में ही बाय होंगी। तो अगर मान ले कनाडा के हैं, यूएस के हैं, यूके के, तो वो जो डॉलर है वो अपने इंडियन रुपये में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि हमारे इंडियन रुपये की डिमांड करेंगे। अगर किसी करेंसी की डिमांड होती है तो उस करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो रुपये की अगर डिमांड होगी तो रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी, हमारा इंडियन रुपये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आरबीआई को अपने इंडियन रुपये की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, कंट्री में मनी सप्लाई को कम करना है, तो आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रेपो रेट के डिक्रीज़ होने से क्या होगा, मतलब कि अगर आरबीआई रेपो रेट को कम कर दे तो क्या होगा। अगर आरबीआई रेपो रेट को कम कर दे तो बैंक के लिए लोन लेना सस्ता हो जाएगा, तो बैंक भर भर के लोन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, क्योंकि लोन सस्ता है। अगर बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे और सस्ते रेट पे लोन लेंगे तो हमें भी सस्ते में लोन देंगे, ज़्यादा लोन देंगे। हम लोगों को बढ़िया सस्ता लोन मिल रहा है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, बिजनेस भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। तो हमारे पास भी खूब पैसा है प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदने के लिए, और बिजनेस के पास भी खूब पैसा है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। ठीक है। तो ज़्यादा खर्चा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मतलब कि बिजनेस के पास कस्टमर भी भर भर के आएंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा खरीदने के लिए रेडी हैं, लोगों के पास पैसा है, और बिजनेस के पास भी पैसा है अपने एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड करने के लिए, नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है। तो अगर बिजनेसेस ग्रो करेंगे, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रो करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंट्री की, बिकॉज चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है और इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। बिजनेस के पास पैसा आ गया तो बिजनेस उसको इन्वेस्ट ही तो करेगा, तो इन्वेस्टमेंट और डिमांड बढ़ने का मतलब ये होता है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, देखिए, अगर कमर्शियल बैंक्स हमें कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हैं, तो वो जो एफडी और सेविंग अकाउंट वगैरह उन पे ऊपर भी कम ही हमें वो देंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, मतलब कि उनका रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह, डिवेंचर्स वगैरह के ऊपर इनको, गवर्नमेंट को इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रिटर्न को इंक्रीज़ करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। कम रिटर्न पे भी लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। ठीक है। मतलब कि कम इंटरेस्ट रेट हमारी हो जाएगी, हमारी इंटरेस्ट रेट डाउन चली जाएगी। अगर कम रिटर्न मिलेगा किसी को भी तो कोई भी इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेगा। तो जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करेंगे, एंड ऑल्सो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको भी विड्रॉ करने के लिए ट्राई करेंगे, उसको भी वो निकाल लेंगे। तो इसमें ऐसे में क्या होगा, हमारे इंडियन रुपये की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे वो डॉलर के बदले रुपये मांग रहे थे, यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे वो रुपये के बदले डॉलर मांग रहे हैं। भैया हमें अपना डॉलर वापस दे दो, हमें नहीं करनी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे तो बहुत कम रिटर्न आ रहा है, निकलो यहाँ से। तो वो निकलना स्टार्ट कर जाएंगे मार्केट से। तो ऐसे रुपये की सप्लाई बढ़ जाएगी, और किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई बढ़ती है, डिमांड नहीं होती है, तो उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, तो हमारा जो इंडियन रुपये है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपकी रेपो रेट काम करती है। बहुत कितना बड़ा इम्पैक्ट देखिए रेपो रेट डालती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेपो रेट। और रेपो रेट के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के दोनों के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज। देखिए, अगर रेपो रेट को हम रिड्यूस करें तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बट हमारे रुपये की वैल्यू कम हो रही है। वहीं अगर हम इंक्रीज़ करें तो रुपये की वैल्यू तो ज़्यादा हो रही है, बट हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है। तो रेपो रेट का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना हमारी इकोनॉमी पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इवन छोटे छोटे पॉइंट से 0.525 से रेपो रेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, तो उससे भी बहुत बड़ा चेंज माना जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट रेपो रेट का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स रेपो रेट।